नमस्कार। सो आज 5 मिनट पहले लॉगिन किया है और आज हमारे चर्चा है शरद भारद्वाज जी के साथ, जो ब्लू पेंटर हैं। तो 5 मिनट पहले इसलिए लॉगिन किया कि टेक्निकल ग्लिच अगर कोई है तो हम उसको आ, ठीक से हैंडल कर लें। एंड आई वुड लाइक टू सी सम comments or somebody raising the hand that they are watching, so it will be nice. Interesting session होने वाला है as always because बहुत कुछ है जब हम इन चीज़ों को एक अलग लेवल पे देखते हैं और किसी भी आर्टिस्ट को सुनना और समझना और उसको उनके एक काम करने के तरीके को समझना, ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात होती है। तो आई एम हैप्पी टू बी हेयर अगेन एंड कुछ चीज़ें इस लॉकडाउन से बहुत अच्छी हुई हैं कि हम बहुत कलाकारों को एक समय मिल गया अपने साथ रहने का, अपने काम के साथ रहने का, जो शायद पहले नहीं हो पाता था, या हम उतना ज़िंदगी की जद्दोजहद में इतना उलझे रहते थे कि शायद उतना काम या उतना अपने साथ या अपने काम के साथ वक्त नहीं हम बिता पाते थे। तो आज वो समीकरण थोड़े बदल गए हैं और वर्चुअल शोज़ जैसे हम कर रहे हैं, तो इन वर्चुअल शोज़ से जो सबसे मज़ेदार काम हुआ है कि एक पूरा समाज, एक पूरा कुनबा, पूरा शहर, पूरा देश और बाकी के देश, ये सब जुड़ते चले गए। बाउंड्रीज़ नहीं रही और बाउंड्रीज़ नहीं रहने से एक हम जो ग्लोबल आर्ट की हम बात करते थे या हम एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स की बात करते थे, दे आर ऑल्सो देयर विद अस एंड artists, and we all are very lucky that we have got a very dedicated team with us. तो उन सबको बहुत शुक्रिया। एंड एक विज़न को आप जब उसको सहारा देने के लिए आपके पास लाइक माइंडेड बहुत सारे लोग मिल जाते हैं तो अच्छा लगता है, आप स्ट्रांग होते हैं, आपके विज़न को एक सहारा मिलता है और मज़ा उसमें ये आता है कि आपके कई हाथ हो जाते हैं। तो और मुझे इस बात का बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि मेरे जितने भी हाथ हैं वो मतलब बहुत मुझे अनकंडीशनली सपोर्ट करते हैं एंड आई फील वेरी लकी अबाउट इट। तो इट्स नाइस। अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं शरद जी को ज्वाइन कराऊँ एंड देन वी ऐड। सो one sec. So I have invited Sharad Bhardwaj ji to enter and I hope he will be there very soon. So let me check again. I think Sharad ji, I'm waiting for him to Sharad to carry on. And Shubhra is amazing. तो सर मैं शुभ्रा जी गुड के बारे में गुड बाद इवनिंग में सर। बात करूँगा। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? अच्छे हैं, आप कैसे हैं नीरज जी? बस बढ़िया। आपका टीका देख के फिर से मुझ में और एनर्जी आ गई। ओह थैंक यू। अरे शरद जी, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपके पीछे जो बच्चों की आवाज आती है ना वो बहुत डिस्टर्बिंग रहती है, तो अगर आप वो हाँ, दरवाजा थोड़ा बंद करवा दें। मैंने वैसे लगा रखा है पर मैं और बोल देता हूँ एक बार। हाँ, एक बार आप प्लीज कह दीजिए बिकॉज व्यूअर हाँ, आपको सुनना चाहते हैं। ये बच्चों की आवाज बंद कर देना थोड़ा। हाँ। चलिए, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको बोलने का मौका देंगे, लेकिन जो मैं हम्म। आपसे बात करना चाहूंगा आप उस संदर्भ में बातें करेंगे तो ये मजेदार सेशन बिल्कुल होगा। और बिल्कुल। मैं सभी दर्शकों को फिर से एक बार इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। हमारे साथ शरद भारद्वाज जी हैं एंड
शरद जो है एक ब्लू पेंटर के नाम से जाने जाते हैं और इनकी एक अपनी पहचान है देश में, विदेश में, राजस्थान में। और काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसान है, काफ़ी इंटरेस्टिंग काम करते हैं और एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है इनके काम में जो देखने को मिलती है और उसको देख के आप आपको ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा फील होता है। जो एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं उससे आप महसूस कर सकते हैं इनके काम से जो ऊर्जा निकलती है। तो शरद जी से आज जो थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही है, शरद जी, इज इट फ्रॉम योर साइड? नहीं नहीं ठीक है, कंप्लीट ओके, है। ऑलराइट। हाँ तो आपकी जर्नी हमने सुनी, जो हमारे 7 किस्से हैं, आज उसका ये चौथा किस्सा है। आपकी जर्नी हमने सुनी, हमने ये सुना कि किस तरीके से आपने अपने बचपन में, जवानी में, प्रोफेशनल लाइफ में किस तरीके से काम किए। लेकिन कलाकारों के जो काम करने के तरीके होते हैं, जो उनकी सोच होती है और जिस तरीके से लोग उनको जानना चाहते हैं, वो मौका लोगों को बहुत कम मिल पाता है। लेकिन हम खुशकिस्मत हैं कि आज इस पैंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो रीच है वो बहुत आगे तक चली गई है और आप अपनी बात को बहुत खूबसूरती से और बहुत लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो बिल्कुल। एक एक कहानी है, हम सबकी एक कहानी है। आपने अपनी कहानियां बताई एंड हमारे दर्शकों की भी बहुत कहानी है, मेरी भी बहुत कहानी है और वो मजा आता है सुनने में, अच्छा लगता है। बिल्कुल तो आज मैं जो आपसे चर्चा करना चाहूँगा, स्पेसिफिक रखेंगे, हमारे 3 और हैं इस तरीके से चर्चा जो करने के विषय रहेंगे। आज हम बिल्कुल आपके काम के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे और बिल्कुल। हम जो आपके काम में एक एब्स्ट्रैक्शन है, जो एब्स्ट्रैक्ट वे में आप काम करते हैं, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि एक बहुत देखा गया है कि लोग एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को और उसको बहुत समझ नहीं पाते, उससे रिलेट नहीं कर पाते एज अपोज टू रियलिज्म। ये एक यस बहुत मतलब ये कहेंगे कि ये तथ्यों के आधार पर एक बात कही जा सकती है कि बहुत लोग जो है वो बिल्कुल। एब्स्ट्रैक्शन को नहीं समझ पाते और मुझे लगता है कि एब्स्ट्रैक्ट काम करना ज़्यादा मुश्किल है रादर देन डूइंग द रियलिस्टिक वर्क। हालांकि इसमें कोई यस कंपैरिजन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि एब्स्ट्रैक्शन अपने आप में इतना एक वास्ट एरिया है, इतना एक बड़ा एरिया है कि आप उसमें किस चीज को कहाँ पकड़े कहाँ छोड़े, इसकी वो पूरी गेम जो है वो समझना, इट बिकम्स समथिंग वेरी चैलेंजिंग, राइट? तो यस। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपके लिए एब्स्ट्रैक्शन क्या है, अमूर्त से आप क्या समझते देखिए, हैं? बिल्कुल एब्स्ट्रैक्शन डेफिनेटली एक बहुत चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। और जैसे कि आज ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ कलर ढोल दें और या फिर आप कैनवास बड़े बड़े ले लें और आप जो भी कर रहे हैं वो एब्स्ट्रैक्ट कहलाएगा। देखिए, हम जब बाजार में जाते हैं, एक बेसिक थॉट, हम बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक वे में नहीं जाते हैं। और मैं एक सिंपल सी बात कहना चाहूँगा जो कि एक सिंपल पर्सन भी अगर कोई इस चीज़ को सुन रहा है तो वो समझ सके। हम कला की दृष्टि से कई परिभाषाएं दे सकते हैं एब्स्ट्रैक्शंस की, लेकिन बेसिकली अगर हम बात करें, हम कहीं भी मार्केट में जाते हैं या कोई भी चीज़ होती है, सबसे पहले हम हमारा ध्यान जो आकर्षित करता है वो हमेशा न्यू फॉर्म्स करता है। चाहे वो किसी कपड़ों में ले लीजिए, हम जब मार्केट जाते हैं तो हम देखते हैं कि नए नए तरह के कपड़े हैं, तो हमारा ध्यान जो आकर्षित करता है सबसे पहले नई फॉर्म्स करता है, नए कलर्स करता है। लेकिन आफ्टर ऑल हम क्या करते हैं, जो जिस कल्चर से हम बिलोंग करते हैं या जिस रूढ़िवादिता या विचारधाराओं से हम बिलोंग करते हैं, तो फिर हम उन्हीं चीज़ों को घर पे लेके आते हैं जो कि उसके अंदर फिट बैठती है। तो एब्स्ट्रैक्शन सबसे पहली बात तो आपका माइंड को खोलता है। आप जहाँ भी अपना क्या कहते हैं एक विजन क्रिएट करते हैं, आज सपोज मैं पेंटिंग करना चाहता हूँ, आज अगर मैं मेरा कैनवास लेता हूँ, पेंटिंग्स करना चाहता हूँ, और एक तरफ तो मैं सोचता हूँ कि मेरी एक इंडिविजुअल अपनी एक आइडेंटिटी बने, एक तरफ मैं सोचता हूँ कि मेरा एक अपना नाम हो या अपना काम एक अलग पहचान लिए हुए हो, और एक तरफ मैं ये सोचता हूँ कि जो ज़्यादा बिकता है उसकी तरफ मैं अपना ध्यान दूँ, या एक तरफ मनी मेकिंग टाइप। तो कई चीज़ों में डिफरेंस आता है। तो एब्स्ट्रैक्शन फुली बेस पे अगर एक सीमित शब्दों में और एक मेरे लैंग्वेज में अगर कहा जाए, फुल ऑफ फ्रीडम, फुल फ्रीडम जो आप इंटरनल सोल के साथ फील करते हैं, और जो आप बिना किसी की परवाह किए
आपको लगता है कि हाँ ये मेरी भाषा है और मैं इसको रंगों के माध्यम से, चाहे शब्दों के माध्यम से किसी भी तरीके से दुनिया के सामने रखना चाहता हूँ और बहुत प्योरिटी से, सादगी से रखना चाहता हूँ। उसमें किसी भी तरह का मतलब मैं वो चीज़ नहीं बदलता है, वो एक अलग बात है, बट मैं प्योरिटी से अपनी आर्ट को अपने तरीके से दिखाना चाहता हूँ। तो जो एक आ, खुद हाँ हाँ ठीक है। देखिए, अगर हम इसको एक बड़े लार्जर स्केल पे देखते हैं तो बिल्कुल जितने भी कलाकार हैं, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सेमी रियलिज्म कर रहे हैं, रियलिस्टिक काम कर रहे हैं, या एक्सपेरिमेंटल वर्क कर रहे हैं, या किसी भी फॉर्म के साथ वो खेल रहे हैं, तो हाँ जी जो पर्पस है वो तो उनका वही रहता है, राइट? हाँ पर्पस सभी का बिल्कुल वही है, जो आपने बात की, बिल्कुल पर्पस सभी का वही रहता है। लेकिन मैं आपसे बड़ा हाँ स्पेसिफिक आंसर ये जानना चाहता हूँ। मैं आपसे हाँ आपके प्रोसेस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि आपके कैसे आप उसको लेके आते हैं। एक बहुत सिंपल सा एक वर्ड है कि आपके लिए एब्स्ट्रैक्शन क्या मायने रखता है, हाँ वो जी। क्या है आपके लिए, मैं उसके ऊपर। एब्स्ट्रैक्शन एब्स्ट्रैक्शन एक मेरा लाइफ का सबसे बड़ा भार कम करता है। एब्स्ट्रैक्शन मेरे लिए ये मायने रखता है। अगर मैं किसी भी तरीके से एब्स्ट्रैक्शन जो भी मैं करता हूँ, वो मुझे अंदर से अपने आप से एक प्योर करता है और ट्रूली मुझे ये बताता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो अपने इंटरनल फीलिंग्स के साथ में एक ट्रू आर्ट की फॉर्म में मैं कर पा रहा हूँ। तो एब्स्ट्रैक्शन की जैसे डिफरेंट आर्टिस्टों की अपनी अपनी परिभाषाएं रही है, कोई क्या सोच के करता है, कोई क्या करता है, बट प्योरिटी वो मुझे प्योरिटी देता है। जो भी मैं करता हूँ अपनी आर्ट फॉर्म्स में और जो भी मैं पेंटिंग्स करता हूँ जिस भी तरह की, तो जो भी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है वो मुझे प्योरिटी की तरफ मूव ऑन करती है और करीब लाती जाती है। ओके, सो मैं दर्शकों को फिर से एक ये बताना चाहूंगा कि शरद जी के लिए एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि वो एब्स्ट्रैक्शन या अमूर्त चिंतन जो है उनको प्योरिटी की तरफ लेके जाता है। एक तरह से हम बिल्कुल कह सकते हैं कि इनके लिए एक मेडिटेटिव प्रोसेस है। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि इस तरह का आर्ट करने के बाद ये अपने आप से ज़्यादा बेहतर कनेक्ट हो पाते हैं, और उस कनेक्शन से ये और ज़्यादा अपने थॉट्स को प्रफाउंड कर पाते हैं। ये मुझे बिल्कुल इनके बात से लगा है। इसी सवाल से मेरा एक सवाल और निकला है इसमें कि आपने न्यू फॉर्म्स की बात की। जैसे अभी हम्म आपसे आपसे जब बात हो रही थी तो उस सवाल के अंदर आपने एक जवाब दिया कि मैं न्यू फॉर्म्स को घर लेकर आता हूँ और उन न्यू फॉर्म्स को मैं अपने आर्ट में इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो बिल्कुल वो जो न्यू फॉर्म्स हैं, वो देखिए, ऑब्जर्वेशन एक आर्टिस्ट का एक जीवन का एक हिस्सा होता है। उसकी दिनचर्या होती या है, बिना ऑब्जर्वेशन के कुछ नहीं है। मतलब वो ऑब्जर्व करता है अपनी सराउंडिंग्स, अपने आसपास के लोगों को, जगहों को, नेचर को, हर किसी को वो अपने आसपास ऑब्जर्व करता है और वो इन्फ्लुएंसेस वो अपने आर्ट में लेके आता है। तो बिल्कुल ऐसे कौन से आप ऐसे कौन से चीजें हैं जो आप अपने आर्ट के अंदर लेकर आते हैं, और कौन सी ऐसी चीजें हैं, क्योंकि क्या होता है कि एक टाइम पे जब हम काम करना शुरू करते हैं तो बार बार कई बार वही एलिमेंट्स हमारे बार बार आते हैं। तो क्या आपके साथ भी ये बिल्कुल होता है कि आपको चीज को देखते हैं और वो एलिमेंट्स आपके बार बार काम में ना चाहते हुए या चाहते हुए भी आ जाते हैं? ये एक बिल्कुल बात का ध्यान रखिए, क्योंकि मतलब ऐसा मैंने अपने लाइफ में भी ऑब्जर्व किया है, और मैंने बाकी लोगों के काम में भी देखा है कि एक एलिमेंट होता है, वो एलिमेंट उनके काम में ऑटोमेटिकली आ जाता है, चाहे वो चाहे या ना बिल्कुल चाहे। वो एक स्ट्रोक के बिल्कुल फॉर्म में भी हो सकता है, वो एक कलर पैच लगाने के फॉर्म में भी हो सकता है, वो एक कैनवस पे क्या कॉम्पोजिशन आप कर रहे हैं वो उस पे भी हो सकता है, वो किस तरह का कैनवस आप ले रहे हैं उसके अंदर कहाँ पे वो फिट हो रहा है कॉम्पोजिशन में, वो भी हो सकता है। तो मैं आपसे ये बिल्कुल जानना चाहूंगा कि ऐसे कौन से न्यू फॉर्म जिनकी आपने बात की है, ऐसे क्या नए फॉर्म्स है, नए आयाम हैं जो आपके काम में उसके अंदर आए हैं आपके और आते रहते हैं, वो तो थोड़ा उनके बारे में बताइए। बिल्कुल। देखिए मेरा जो बचपन है, मैंने जैसा पहले अपनी उसमें बताया था कि एक नील से मैं काफी खेलता था। तो जितना भी जो वाटरिंग इफेक्ट है पानी के साथ साथ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड ट्रैवल्स का पूरा एक रहा है। तो कई केमिकल्स जो केरोसिन और डीजल और ये चीजें होती थी, तो आपने कभी अगर बचपन में कुछ गौर किया हो तो एक लेयर और बहुत ब्लूइश और इस तरह की लेयर केरोसिन और डीजल के ऊपर नजर आती है कई बार। तो वो चीजें मैंने बहुत ऑब्जर्व करी है और वो इतनी ज्यादा ऑब्जर्वेशन में मेरी रही है
प्रकृति में कई ऐसी चीजें होती है जो आर्टिस्ट इन्फ्लुएंस होता है, हर आर्टिस्ट कोई नारी से होता है, कोई कितनी चीजों से होता है। तो बट मेरे घर में मुझे ऐसा ध्यान है कि मेरे हाथों के अंदर सबसे ज्यादा वाटरिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा रहा। तो जितना भी मेरा वो केमिकल इफेक्ट्स और इधर इसी के साथ साथ पानी का तत्व सबसे ज्यादा मेरे हाथों में आया, वही मेरा पेंटिंग्स के अंदर भी मतलब मुझे लगता है कि हर पेंटिंग्स के अंदर एक, क्योंकि मेरे जितने भी रंग हैं, मेरी जितनी भी पेंटिंग्स फॉर्म है, उसमें कहीं भी एक सीमित लाइन के अंदर कलर नहीं है। आप जितना भी कलर देखेंगे वो डिसॉल्व होके इस छोर से उस छोर की ओर जा रहा है, मतलब तो वो ना चाह के भी मैं कितनी बार मैंने 1000 टाइम्स ये कोशिश भी करी। और जब मैं पढ़ता था या मैंने जितनी भी शोज किए, तो मैंने कितने ही अच्छे अच्छे आर्टवर्क्स देखने के बाद ये कोशिश भी करी कि मैं अपने रंगों को बांधने की कोशिश करूं या एक बॉर्डर लाइन खींच दूं, उसके अंदर मैं ब्लू को एक सीमित तक रखूं, बट वो ब्लू सीमित नहीं होता है। वो ना चाह के भी उस बॉर्डर को क्रॉस करके वो आगे बढ़ जाता है। तो ये हाँ एक ऐसे तत्व है जो मतलब ये मेरा पेंटिंग में आप किसी भी पेंटिंग को उठा के देखिए, पुरानी चाहे नई, ये मैंने ऑब्जर्व किया है और बहुत बार कोशिश करी है कि मैं उसको सीमित करूं, लेकिन नहीं होता है वो। तो तो मैं ये यहाँ एक पे वाटरिंग इफेक्ट ये आपको और डिजलिंग आपको रोकना पूरा। चाहूंगा और एक बात पूछना चाहूंगा हाँ जी। कि ये जो आप कोशिश करते थे, ये आप डेलिबरेटली करते हाँ, थे या वो नेचुरली होती थी? ये प्रेशर ऑफ सोसाइटी। कई बार क्या होता है ना, कई बार आप जब शुरुआत में आपको आत्मज्ञान नहीं होता, ऐसा मानते हैं कि एक लाइफ समझ में नहीं आती, या कंपटीशन में अवार्ड लेना चाहता है या किसी जूरी मेंबर को खुश करना चाहता है, कितनी भी चीजें, बहुत सारी सोसाइटी में कई सारी चीजें होती है। तो वो उसके अंदर उलझ के और वो कोशिश करता है कि जो समाज में करिकुलम चला आ रहा है, जो तरीके चले आ रहे हैं, या जिन तरीकों की पेंटिंग्स बहुत ज्यादा बिकी है, तो वो कोशिश करता है कि उनको कॉपी करने की। और वहीं एक वो चूक भी करता है, क्योंकि वो खुद का आत्मज्ञान नहीं सुनता है, तो कहीं ना कहीं उसकी पहचान बनना रुक रहा होता है। तो मैंने ये तो क्या कोशिश शुरू में, क्या क्या आपके साथ ऐसा हुआ? नहीं मेरे साथ नहीं हुआ, मैं टचवुड रहा। बट एक वो होता ना कि कुछ लोग सुनते ही नहीं है, खुद की बातें सुनते हैं ज्यादातर। तो मैं पेंटिंग्स में मैंने खूब कोशिश करी कि कई बार सजेशंस भी मिले कि ब्लू के अलावा किसी और चीजों पे ध्यान दो, ऐसा दो वैसा दो, बट मैं ब्लू से अभी तक ही तृप्त नहीं हुआ। तो मैं कोशिश करी बट वो सब मेरे से हुआ नहीं, और टचवुड है कि नहीं हुआ तो अच्छा ही हुआ। जो भी हुआ उसकी वजह से कम एटलीस्ट छोटी सी एक हाँ, पहचान तो बनी। तो ये एक तरीके का आपका मैसेज मैं कहूँगा कि ये आप लोगों को भी दे रहे हैं। आपने बहुत अच्छा मैसेज एक इस तरीके से दिया कि जो आपकी ओरिजिनलिटी है, जो आपकी जर्नी है, उस पे आप अपने डिसीजंस पे और अपने टैलेंट पे आप बिलीव रखिए, क्योंकि अगर आप उससे अडिग हो जाते हो तो शायद आप कहीं ना कहीं अपने आप से ऑनेस्ट नहीं हो। और आर्ट में ये बिल्कुल। बहुत अच्छी एक बात नहीं मानी जाती है। और अदरवाइज ऑल्सो के जो आप कर रहे हैं वो जेन्युइनली उसमें बिलीव करते हुए करते रहिए, कर्म करते जाइए, और आई बिल्कुल। थिंक कि उसका फल जो है वो देर या सवेर आपको मिल ही जाता है। तो बिल्कुल। इसी सवाल को थोड़ा एक आगे बढ़ाते हैं कि आपने, जब हम कॉलेज में जाते हैं तो हमारे पास हर तरह की आर्ट फॉर्म आपको सिखाई जाती है, राइट? हर तरह के बिल्कुल। इज़म्स आपके साथ आप डील करते हो उन इज़म्स के साथ। तो आपने एब्स्ट्रैक्शन को ही क्यों चुना, जब आपको मालूम है कि जैसा आपकी जर्नी में ये सुना भी कि आपके फैमिली में नीड भी थी, एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपको चाहिए थी, आप फादर का बिजनेस भी आपके आके संभाला, आप उनको भी आप पूरा सहारा देते थे। तो एक बहुत इजी रहता कि अगर आप रियलिस्टिक काम करते या एक उस तरह का पॉपुलर काम करते जिसकी सेल्स होती और जो मार्केट में ज्यादा वायबल होता। तो आपने क्यों चूज किया कि आप एब्स्ट्रैक्ट ही करेंगे? क्योंकि देखिए मैं, ये एक रिस्की डिसीजन है ये, बिल्कुल, यू नो। ऑब्वियसली। हाँ। देखिए रिस्की होता है, ऑब्वियसली होता है, लेकिन कई बार ऐसी चीजें होती है कि आप कई चीजें पाना चाहते हैं। जैसे मेरा कुछ, मुझे जो कुछ चीजें जो बचपन से अट्रैक्ट करती है, वो काफी रिनाउंड चीजें होती है। जैसे कि अभी मैं उस लायक नहीं हूँ, बट मुझे बचपन से जो हिस्ट्रीज अट्रैक्ट करती है, देश के जिन नागरिकों की अट्रैक्ट करती है, वो टोटली पद्मश्री, पद्म भूषण, दिस काइंड ऑफ पीपल्स की अट्रैक्ट करती है। तो मैं जितना भी मैंने उन लोगों के बारे में पढ़ा, और जैसा कि मैं कई लोगों से मिल भी पाया, तो
उन सब लोगों की जीवनी में या जिंदगी में एक चीज मुझे कॉमन नजर आई कि शुरुआत में स्ट्रगल होता है जब आप खुद की और देन आफ्टर लगे रहो देन आफ्टर धीरे धीरे वही आपकी एक आवाज बन जाती है, वही दुनिया की आवाज बन जाती है और लोग उस पर बिलीव करना चाहते हैं। तो मुझे ये था कि शुरू से मैं कोशिश करूं धीरे धीरे और नो डाउट बहुत टफ रहा, इतना इजी टास्क नहीं रहा कि 10-15 ईयर्स में बहुत इजीली मुझे ब्लू पेंटर एक टैग मिला हो या मैंने मेरी पेंटिंग्स को बहुत सुंदर इजीली किसी ने कह दिया हो। तो वो सब चीजें टफ रही और शुरुआती पेंटिंग्स बहुत बुरी भी थी। तो वो सब चीजें करने के बाद बट एक होता है कि कहीं अब जब भी आप कोई अंधेरे में एक तीर मार रहे होते हैं आपको खुद पे एक अंदर से बिलीव होता है कि हाँ ये कहीं ना कहीं जाके तो लगेगा। तो ठीक है, टचवुड रहा कि कभी मैं रुका नहीं और चलता रहा ये रास्ता। और कई अच्छे लोगों ने, जैसे आज आप भी हो तो आप भी बीच रास्ते में मेरा साथ दे रहे हैं इसमें। तो ऐसे चलता रहा कुल मिला के ये रास्ता। और टचवुड है कि एक बहुत अच्छी बात ये रही कि आज तक आर्ट के ऊपर मैंने घर से 1 रुपया भी लेके अभी तक नहीं लगाया। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी प्राउड फीलिंग रही कि आर्ट के ऊपर मैंने जो जितना विश्वास मैंने किया उतना ही विश्वास उसने भी मुझ पे किया। तो कम से कम ये कि तालमेल बना रहा, सफर चल रहा है चलिए, अभी। ये तालमेल आपका बना रहे, आपके लिए यही दुआएं हाँ हैं। जी। और मैं आपसे अगला जो मेरे मन में क्यूरियोसिटी है आपसे जानने के लिए, वो ये है कि अ, हमको हर कोई किसी न किसी वजह से किसी न किसी स्टेज पे कहीं ना कहीं हमको इंस्पायर करता है। हम अभिभूत होते हैं उसके काम से, उसके तरीकों से, उसकी सोच से, और बहुत उसकी पर्सनैलिटी से बहुत चीज़ें हैं जो हमको इंस्पायर करती हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन में जो आपने चूज किया, क्या आपको किसी ने इंस्पायर किया, किसी के काम ने आपको इंस्पायर किया जिसको देख के देखिए, मुझे ये हमेशा लगता है कि काम बोलता है। अगर आप कहीं पे किसी का काम देखते हैं तो यू नो दिस क्रिएशंस दे टॉक टू यू, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट बिल्कुल। है, रियलिस्टिक है, कुछ भी है, वो आपसे बात करती हैं। और कई काम ऐसे होते हैं, जैसे मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो सबसे पहले मैं ये ढूंढता हूँ मैं किस म्यूजियम में जाऊँ। मुझे मास्टर आर्टिस्ट को देखना, उनके काम के सामने खड़े होके उसको, मुझे लगता है कि वो एक एक स्ट्रोक उनका जो है वो बहुत कहानियां कह रहा है, वो बहुत कुछ कह रहा है, वो कुछ इतना दिखा रहा है कि आपको आप समझ नहीं सकते कि वो क्या फीलिंग होती है इस टाइम पे आपको। आप एक अलग दुनिया में, एक अलग यू नो एक लेवल पे आप उस चीज को प्राप्त करते हो, उससे जो आपको रस मिलता है। तो कुछ काम ऐसे होते हैं, आप उन काम को देखते हैं, वो काम आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, या वो आर्टिस्ट इन्फ्लुएंस करता है। तो आपके परसेप्शन को जो पाने के लिए, जो आपके चिंतन में जो आपके आया, तो कौन से ऐसे आर्टिस्ट थे या कौन सा ऐसा काम था जिसको देखकर आपको लगा कि हाँ, मुझे एब्स्ट्रैक्शन जो है, मुझे इनसे मैं इन्फ्लुएंस हूँ। अगर ऐसा कोई आपकी लाइफ में था तो आप बताइए उसके बारे में। एक तो मैं शक्ति बर्मन जी के काम से काफी इन्फ्लुएंस रहा हूँ, जैसा कि जो मतलब उनका कलरिंग इफेक्ट है और वो सारी चीजें हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और लास्ट ईयर मैं दिल्ली में मिला भी सही उनसे, तो मुझे बड़ा फीलिंग्स अच्छी आई उनकी पूरी जर्नी सुन के। और एक हुसैन साहब का भी मैंने काफी, ऑब्वियसली काफी लोग उनसे इंस्पायर हैं। हुसैन जी से मैं जब फर्स्ट ईयर कॉलेज में एक बार दिल्ली गया था, तब उनका ललित कला में कोई एक बड़ा आर्ट वर्क लगा हुआ था जो कि 25 लाख समथिंग का था। तो उस समय मैंने उनकी जर्नी, मैं जानता भी नहीं था कि एम एफ हुसैन कौन है, फर्स्ट ईयर की बात थी उस समय। उन इन दो नामों से मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर रहा हूँ। और ऑब्वियसली आउट ऑफ इंडिया पिकासो और कई लोग हैं। एक रिसेंट और जितनी भी बड़ी, ऐसा नहीं कि सिर्फ पेंटर्स से, कई स्कल्पटर्स और ये कई लोग जो होते हैं डिफरेंट। एक अभी जो पूरा कवरिंग करके एक फॉरेन के आर्टिस्ट जिनकी अभी डेथ हुई, मैं अभी नाम मिस कर रहा हूँ, बट वो पूरा क्लॉथ से, पूरा कपड़े से पूरा आइलैंड को ढकते थे। और अभी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा भी था उनके बारे में। तो ऐसे जो डायनेमिक आर्टवर्क्स होते थे मेरी, उनसे बहुत इन्फ्लुएंस होता था। मतलब मैं उनकी एक कोई चिड़िया का भी एक आर्टवर्क था, मैं तैयब मेहता जी का या किसी का आर्टवर्क था। तो ऐसे कई आर्टवर्क मैं, देखिए पढ़ाई में बहुत वीक रहा हूँ, बी ट्रूली। कई लोगों को प्रैक्टिकली बुक्स की बहुत नॉलेज होती है, कई आर्टिस्टों के नाम वो जोड़ देते हैं, कई आर्टिस्टों की बातें वो बता देते हैं। पर मेरा ऐसा मानना रहा है और मेरी एक अपनी खुद की एक ओन थॉट है, नो डाउट आपको पढ़ाई करनी चाहिए, बट नेचर सबसे ज्यादा
आपको सिखाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सबसे ज़्यादा प्रकृति के करीब होना चाहिए, जो रियल में आपको लाइफ सिखाए, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कुछ लाइब्रेरी बुक्स का आप सहारा लीजिए, क्योंकि जितने भी धरती के ऊपर जितने भी हम लोग इंसान आए हैं, जितना भी हम हमारा ज्ञान लिख रहे हैं या बता रहे हैं, सबके अपने एक तरीके हैं। मतलब मेरा एक ऐसा थॉट रहा है। तो इन्फ्लुएंस होना, अब ऐसा नहीं है कि शरद से कोई इन्फ्लुएंस हुआ, शरद जैसा काम करने लग गया, तो फिर देश को या पूरे वर्ल्ड को नया आर्टिस्ट, नया फॉर्म कहाँ से मिला? तो मैं यहाँ पे ना मुझे, एक हाँ जी, पर्सनैलिटी की बात नहीं कर रहा था। मैं हाँ, पर्टिकुलर किसी आर्ट फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके ओके, एब्स्ट्रैक्शन में किसी ने अगर आपको इन्फ्लुएंस किया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ बिल्कुल। कि भारत में अगर कोई दो पर्सन का नाम लेना चाहे तो हुसैन और शक्ति बर्मन जी, दो जनों से मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। और शक्ति बर्मन जी का काफी कलरिंग जो इफेक्ट है, वो मुझे बहुत इंस्पायर भी करता है, और वो काफी टच भी मैं मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो चीज। चलिए, एंड मैं अगर उनसे मिलूंगा रिसेंटली, अभी तो लॉकडाउन है, लेकिन कभी मिला तो मैं आपकी हाँ, भावनाएं उन तक पहुंचाने की बिल्कुल कोशिश करूंगा। एंड बिल्कुल। मैं एक चीज और सोच रहा था इसमें कि जैसे मैं, मेरी माई म्यूज जो मैं अपने काम में, मेरा सब्जेक्ट है जिसको लेकर मैं काम करता हूँ, मैं हॉर्सेस को लेकर काम करता हूँ। और मेरे उसकी डिपिक्शन मेरे आर्ट फॉर्म में, चाहे वो कोई भी मटेरियल हो या किसी भी तरीके से मैं कर रहा हूँ, तो मेरी एक उनके साथ एक डायलॉग एस्टेब्लिश होता है। मेरी बातें होती हैं उनके साथ, मैं एक मेरी एक स्ट्रॉन्ग जर्नी उनके साथ चलती है। तो जो आपके थॉट्स हैं, जो आपकी कहानी आप अपने काम के साथ करना चाहते हैं, तो जब आप ये काम करते हैं तो किस तरीके से आप अपनी थॉट्स के साथ कनेक्ट करते हैं? अगर मैं इसको और सिंपल सवाल में पूछूं कि, और सिंपल भाषा में पूछूं, वो ये कि जब आप काम करने बैठते हैं तो आपके जो विचार आते हैं वो प्री कंसीव्ड हम्म, होते हैं, आप पहले से सोच के बैठते हैं कि मुझे ये करना है, या आप जब कैनवस या मटेरियल आपके सामने होता है आप करते चले जाते हैं और काम होते चले जाता है? तो आप कैसे कनेक्ट करते हैं अपने थॉट्स के साथ एब्स्ट्रैक्शन में? क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन में बिल्कुल। ये थोड़ा सा एक मुश्किल तरीका है, एक, बिकॉज आप जैसे आपने खुद बोला कि आप बहुत फ्लो में जाते हैं, रंगों का छोर का पता नहीं होता कि किस छोर से कहाँ किस छोर तक आप चले गए। बिल्कुल। तो उस प्रोसेस में आपकी जो जर्नी है, जो आपका कनेक्शन है आपके थॉट्स के साथ, और जब आप मटेरियल के साथ होते हैं, थॉट्स के साथ होते, तो वो कैसे कनेक्ट आप इस्टेब्लिश करते हैं? थोड़ा उस प्रोसेस देखिए, के जब बारे भी में कोई बताइए। ब्लैंक, हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब भी कोई ब्लैंक कैनवास मैं अपने सामने रखता हूँ, सबसे पहला मेरा एक थॉट ये रहता है कि ब्लू कैसा भी हो या कोई भी डायमेंशन हो, पूरा एक तो बिल्कुल फ्रेश ऑफ माइंड न्यू फॉर्म हो। मतलब ऐसा नहीं हो कि मैं किसी प्रोसेस के या किसी विचारधारा से पहले से गुजर रहा हूँ, और मुझे एक पर्टिकुलर या किसी पे बहुत सम्मान मिला है, या कोई तरीका ऐसा रहा है कि हाँ, इसी थॉट प्रोसेस को मुझे करना है। तो मेरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहता है। और कई बार बहुत सारी पेंटिंग्स ऐसी मेरी होती है जो कि शुरू शुरू बहुत जल्दी होती है, और एंड बहुत लेट होती है, यानी उसके बीच में कुछ और भी पेंटिंग्स मैं कंप्लीट कर चुका होता हूँ। तो ये मेरे लिए बड़ी, कई बार होता है, कई कुछ पेंटिंग्स तो कई बार ऐसी होती है। भी कुछ दिनों पहले लॉकडाउन में मैंने एक आर्ट वर्क चालू किया था, जो कि शुरुआत में लॉकडाउन के चालू किया था, और अभी तक भी वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। तो ये कई बार ऐसा बहुत zigzag होता है माइंड, और बुरा भी लगता है कि ये हो क्या रहा है कि इस आर्ट वर्क पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। और कई ऐसे आर्ट वर्क भी होते हैं, कई बार फॉर्म्स ऐसी होती है, या समय इतना अच्छा होता है, या जो भी आप माने कि मिड डे चालू किया है बट कुछ अच्छे फॉर्म्स निकल के आए हैं। और एक कई बार ये भी होता है कि जितने भी मेरे फॉर्म्स आर्ट फॉर्म्स रहे हैं, तो कई बार डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सब्जेक्ट भी होते हैं। जैसे अंडर वाटर सीरीज का रहा है कुछ साल जर्नी। अब जिन दिनों मैं बेंगलोर में था, तो मेरा एक फ्रेंड था शरण, उन्होंने मुझे वहाँ का, क्योंकि ब्राह्मण फैमिली से था, तो मैंने काफी नाइट कल्चर और ये सब कुछ भी नहीं देखा हुआ था उसके बिफोर। तो उन्होंने एक बार मेरा बर्थडे था, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम बेंगलोर के बारे में कितना डीप जानते हो, ये जो ऊपर से दिखता है उतना बेंगलोर नहीं है, और भी बियॉन्ड बेंगलोर है। तो उन्होंने काफी कुछ बताया। तो मेरे मेरे उसमें लेडी फिगर भी आए उस समय, जो कुछ पेंटिंग्स मैंने करी, तो उसमें लेडी फिगर भी आए,
और सेमी न्यूड फिगर भी आए, और ब्लूज के अंदर ब्लू लाइट सीरीज के अंदर भी मैंने काम किया। तो कई बार सोसाइटी में या जिन चीज़ों से मैं निकल रहा हूँ, या कई ऐसी चीज़ें मैं सोच रहा हूँ, तो वो फॉर्म्स भी मेरी पेंटिंग्स के कई बार पार्ट बनी है, तो या इन अदर डिफरेंट। वर्ड्स, हाँ, तो इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो जिस जिस चीज को आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, जिस वक्त में आप रह रहे होते हैं, तो वो हाँ एलिमेंट्स जी, आपको इन्फ्लुएंस करते हैं और वो आपके काम में रिफ्लेक्ट होते हैं। बिल्कुल, तो आप उस बिल्कुल, चीज को रोकते नहीं है। मतलब दिस बिल्कुल। व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। एक तो एक जो आजकल आपका स्टेट ऑफ माइंड है, राइट, हाँ जी, ये आपने अपने पास का बताया कि बेंगलोर का, या कुछ आपने बिल्कुल। और सीरीज के बारे में बताया। आजकल आपका हाँ स्टेट जी। ऑफ माइंड एब्स्ट्रैक्शन को लेके क्या है, मतलब राइट नाउ अभी अभी? फिलहाल मेरा अंडर वाटर सीरीज के ऊपर बहुत फोकस है। और पूरा वर्ल्ड जो ग्लोबली हम लोग जितना वेदर चेंजेस और जितनी भी चीज़ों को माइंड मेकअप करके हम लोग बात कर रहे हैं, और मुझे इन दिनों वाटरिंग इफेक्ट्स और पानी के अंदर का जितना भी अंडर वाटर क्लाइमेट होता है, वो मुझे कलरिंग करने में बहुत मज़ा आ रहा है। और जितनी भी आर्ट फॉर्म्स है उसके अंदर बहुत डीप अंडर वाटर सीरीज के मैं एक्वेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ। तो वो चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही है इन दिनों। ठीक है, हाँ मैं जी। अब आपसे एक एक शब्द में एक इस सवाल का मैं जवाब आपसे जानना चाहूंगा, सिर्फ एक शब्द में। तो हाँ मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जो आप एब्स्ट्रैक्शन कर रहे हैं, जी। यस। ठीक है, जो आप एब्स्ट्रैक्शन कर रहे हैं, जो आप आर्ट कर रहे हैं, हम इसे इन अदर लैंग्वेज हम बोलते हैं इसको चर्न आउट करना। आप हाँ इसमें जी। से छलनी करके आप निकाल रहे हैं, जैसे हम दही को मत्थे या दूध को मत्थे तो हम उसमें से हुँ। मक्खन निकालते हैं। और इसी तरीके से आप क्या चर्न आउट करते हैं? अ, मतलब एक सिर्फ एक शब्द में एक आप इसे बताइए कि ये एब्स्ट्रैक्शन जो आप काम आज कर रहे हैं या इतने टाइम से आप करते आ रहे हैं, तो इसका जो एक ये समझिए कि जो मेन एम आपने बता दिया, लेकिन उसको चर्न आउट करके आप एक शब्द में कहें कि ये क्यों करते हैं आप, तो वो आप एक शब्द में बताइए। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ जितना भी एक आर्ट वर्क कर रहा हूँ या करना चाह रहा हूँ, अगर एक शब्द में बात की जाए तो मेरा सबसे अगर वैसे तो कई सारी चीज़ें हैं, बट मैं ब्लू पेंटर ऑफ इंडिया, एक इंडिया को एक ब्लू पेंटर का नाम देना चाहता हूँ अपनी लाइफ़ में। और उसी के मैं इर्द-गिर्द जितनी भी तमाम बातें हैं। हाँ, हाँ जी। नहीं, मैं मेरा क्वेश्चन ना थोड़ा डीप है इससे। मैं आप ओके। ये वो सुपरफिशियल लेवल पे नहीं है। और हाँ जी। मैं आपको इसमें आपकी पहचान नहीं, ये आपके इंटरनल फीलिंग की मैं बात कर रहा हूँ। ओके। एक्सटर्नली आप क्या अचीव करना चाहते हैं और किस नाम से जानना चाहते हैं, मैं उसके बारे में हुँ। बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कर रहा हूँ कि ठीक है। आप एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप ब्लू कलर से काम कर रहे हैं। हम बोलते हैं कि भाई अ, एक इंसान ने ये चीज इसके लिए करी, उसको इससे क्या मिला, आपको ये सब बिल्कुल। करके क्या मिल रहा है? मुझे इस ये सब करके जो भी मैं हाँ। कर रहा हूँ रियली सबसे पहली बात एक बहुत गुड फीलिंग है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ उसकी वजह से मैं लैक्स मोर देन थाउजेंड लैक्स पीपल्स से डिफरेंट हो रहा हूँ। और मुझे इस बात का खुद को एक गुड फीलिंग आती है कि जो भी हुनर या जो भी सम्मान या जो भी कला का तत्व भगवान ने मुझे दिया है, या जो भी आर्ट फॉर्म मैं कर पा रहा हूँ, उसकी वजह से काफ़ी लोगों से अलग हटके मैं नज़र आ पा रहा हूँ। तो ये एक बहुत ही गुड फीलिंग है। अब इसका मैं रंगों में जवाब दे सकता हूँ, बट शब्दों में थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है। आप रंगों में अगर मुझे बोलेंगे तो अगले 10 साल में मैं इसका जवाब देते हुए नज़र आऊँगा आपको। चलिए, बिल्कुल। आप इस तरह के जवाब देते रहिए। और मुझे बहुत खुशी है कि शरद जी से जो हमने सवाल किए, और उन्होंने एक इंटरनल अपनी से स्टोरी के बारे में बताया, उनके रंगों से किस तरह से उनका जुड़ाव है, और वो एब्स्ट्रैक्शन को क्या समझते हैं, और एक आंतरिक मिलती है उनको, और एक हैप्पी फीलिंग आती है जब वो ये अपना आर्ट करते हैं। तो अ, बहुत बधाई है इनको। और शरद जी हमारे एक प्रोजेक्ट में और हमारे साथ जुड़े हैं, जिसके बारे में मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ। हम गैलरी आर्टिस्ट की तरफ से हमने जश्न सीरीज़ शुरू करी है, एक पूरी श्रृंखला है हमारी। अभी हमने शुरुआत की है राजस्थान के साथ, इसका नाम है जश्न बिल्कुल। राजस्थान।
जिसमें हम राजस्थान बेस्ड जो आर्टिस्ट हैं और उनको 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है। प्रोफेशनल्स हैं, ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म करने वाले हैं और एमेचर्स हैं। तो जितने इसके पीछे जो फिलॉसफी है या जो आइडिया है वो ये कि हम एक आर्टिस्ट कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना चाहते हैं और उस प्रयास में शरद जी हमारे साथ हैं। और हमारा जो एम है वो सिर्फ राजस्थान के जो आर्टिस्ट हैं उनको हमें एक साथ लेके आना है, और जो अभी राजस्थान में रह के काम कर रहे हैं, नॉट के जो राजस्थान के हैं लेकिन बाहर चले गए हैं, वैसा नहीं, जो राजस्थान में बेस्ड है और वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं। तो शरद जी हमारे एक एंकर हैं उसमें और बड़ी उनकी प्रमुख भूमिका है। तो मैं शरद जी को उस चीज़ के लिए भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ जुड़ के हमारे टीम के साथ और हमारी गाड़ी के साथ जी। हाँ जी। और मैं इसके साथ ही अपनी टीम आर्टिस्ट में मेरे कुछ अनसंग हीरोज हैं, कुछ का नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, कुछ का नाम मैं लेना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है कि मेंशन करना मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे जो टीम के लोग हैं जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के और मेरे साथ शोज करते हैं और मतलब बेझिझक अपना पूरा वक्त और पूरी शिद्दत के साथ काम करते हैं, उसमें मैं आर्ट कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं ये लोग और मेरे दिल के बहुत करीब हैं। इनमें कृष्णा है, अनंत है और अमन है। बहुत हार्ड वर्किंग बच्चे हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। शरद जी आप दिल्ली आएंगे तो आपसे मैं मिलवाऊंगा। और साथ ही में मुझे बड़ी खुशी होगी जी, और साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे विश्वजीत घोष का, नंदिनी घोष का और डेजी नारंग का, जो हमारे मैं ये कहूँगा कि वो दिखाई नहीं देते लेकिन वो है, बस वो हमारी ज़िंदगी का एक प्रगाढ़ हिस्सा है। और इस तरह की चर्चा हमारी जारी रहेगी। शरद जी आपका एक आपके सन का भी बहुत अच्छा म्यूजिक रहा है जो मुझे बाद में पता पड़ा, तो आप मेरी ओर से उनको भी बहुत शुभकामनाएं। और वो बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूजिक था जो आपने मेरा नील शो के फर्स्ट स्टार्टिंग में किया था। और मुझे बाद में जानकारी मिली कि वो बहुत ही छोटे हैं और काफी अच्छा, मैं उनसे मिला तो नहीं हूँ, ज्यादा जानकारी नहीं है, बट मुझे उनके जो भी पता लगा वो बड़ा सुंदर लगा। तो तो बहुत अच्छी बात है। शायद दर्शकों को अभी पता नहीं चला कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं ही बता देता हूँ। मेरे इन जो शरद जी की हमने प्रमोशनल फिल्म बनाई थी, उस फिल्म के पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो मेरे पुत्र का था, कबीर देव मित्रा उनका नाम है। तो अभी वो 13 साल का ही है, बट कहते हैं कि पूत के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं। तो आई होप के बहुत खूबसूरत म्यूजिक था वो जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये चर्चा हमारी अगले हफ्ते भी जारी रहेगी। शरद जी आप और तीरों के लिए तैयार रहिए और हम इसी तरह से सवाल करते रहेंगे। मैं हर तरीके से तैयार हूँ और मैं यही चाहूंगा कि ये जितने भी नाम आपने बताए हैं इन सबको मेरी ओर से भी शुभकामनाएं, और ये टीम वर्क बने। और जश्न राजस्थान से भी मैं चाहूंगा कि कुछ कॉल्स और कुछ मैसेजेस मेरे पास आए हैं, तो मैंने उनको बताया भी, ये गूगल फॉर्म्स के थ्रू वो फिलअप भी करे हैं उन्होंने शायद। तो मैं यही चाहूंगा कि अच्छे से अच्छे देश को हम एक टीम के द्वारा अच्छे से अच्छे आर्टिस्ट दे पाए, और आप जैसे लोगों का सहयोग सबके साथ बने तो अच्छा लगेगा। चलिए ठीक है, ठीक है शरद जी, एक बार बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम फिर से आपसे जुड़ेंगे अगले हफ्ते और कुछ और चर्चाएं करेंगे, कुछ और बातें करेंगे आपकी जर्नी के बारे में। और मैं दर्शकों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो उन्होंने अपना वक्त निकाला, क्योंकि आजकल पैंडेमिक में हर जगह पे कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे चर्चाएं होती हैं, लेकिन उसके साथ ही वो अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की। और मैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। ओके।